वेलकम एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 14 ऑफ द ऑनगोइंग सीरीज जो कि है लॉज ऑफ मोशन। क्लास 11th को कोर्स कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी IIT JEE की एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, दैट इज़ कंपटीशन की प्रिपरेशन भी थोड़ी थोड़ी करते रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है फ्रिक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी आपको दिखेगा ये इस पे क्वेश्चन, और मोरओवर जो कंपटीशन है उसमें ज़रूरी इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही। ठीक है, वो क्या करेगा एक्चुअली, जो कि फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वही वो ब्लॉक्स वाले कॉन्सेप्ट में फिक्स कर देगा और आपको उसके साथ डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं फ्रिक्शन के रिलेटेड। लेकिन फ्रिक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा उसका बेसिक्स क्लियर कर देता हूं। तो दैट इज आपने पढ़ना है व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पढ़ा हुआ है ऑलरेडी आपने, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता देते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या चीज होता है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस? ये वो फोर्सेस होते हैं जो कब होते हैं, जब दो बॉडीज कांटेक्ट करती है। ठीक है, कांटेक्ट में आती है। तो आप लिखते जाओ फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन टू बॉडीज व्हेन इन टच, व्हेन इन टच। ठीक है, जब दो बॉडीज का टच होता है, आपस में कांटेक्ट करती है आपस में दो बॉडीज, तब जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो हमारा कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। नाम से ही पता चल जाता है कि ये चीज क्या है। ठीक है, तो दूसरा फोर्स होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे दो बॉडीज है, दूर दूर पड़ी हुई है, ये भी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। जैसे कौन से फोर्सेस? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। दो चार्जेस दूर दूर पड़े हुए हैं, कौन से फोर्स एक्सर्ट करेंगे? प्लस माइनस को खींचेगा, दैट इज फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। कोलंबियन फोर्स, कोलंबियन रिपल्शन एंड कोलंबियन अट्रैक्शन। ठीक है, जो ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ना है ऑलरेडी, क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया होगा। तो ये चीज़, इसमें थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए वो क्या चीज़ है। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे फ्रिक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। जैसे नॉर्मल रिएक्शन क्या चीज़ होता है? जैसे कोई बॉडी है पड़ी हुई है ग्राउंड पे, ठीक है, ये जो बॉडी है ये नीचे वेट पुट करेगा, दैट इज mg, और जो ग्राउंड है वो उस पे एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन n या कैपिटल R एक्सर्ट करेगा, जो थर्ड लॉ के मुताबिक इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये तभी होते हैं जब ये दो बॉडीज, ये और ये ग्राउंड, आपस में टच में आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, तब ये कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो दोनों फोर्स फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये एग्जांपल्स है किसके? कॉन्टैक्ट फोर्स के। ओके, अब फ्रिक्शन पे आते हैं। लेकिन थोड़ा सा कहानी देखो आप, अगर जितना कोई बड़ा ब्लॉक होता है, जितना हेवियर ऑब्जेक्ट होता है, उसको उतना पुश करना, उसको मोशन में लाना उतना टफ होता है। मोर द इनर्शिया, ठीक है, तो मोर टफर, तो मोर द इनर्शिया, तो उतना ज्यादा टफ आपको लगेगा, आपको ज्यादा मेहनत लगेगी उस ऑब्जेक्ट को हिलाने में। ठीक है ना? ये तो ऑब्वियसली क्या हम जो हेवी ऑब्जेक्ट्स है, क्या उनको आप हिला नहीं सकते? हाँ, हिला तो सकते हैं, उनको मोशन में ला सकते हैं, उसके कुछ वेज है। तो एक उसी जैसा एक तरीका है, फ्रिक्शन को कम करो। ठीक है, आपने सुना होगा, आप फ्रिक्शन को कम कर दो। ठीक है, किसी बड़े बॉक्स को उठा लेना है, आपको धक्का देना है, आप उसको धक्का देने की जगह आप यहाँ पे एक बॉक्स को यहाँ नीचे कुछ गोल टायर जैसे रख लेते हो, उसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो गया, दैट इज ये मूव करने लगता है। लेकिन यहाँ से तो पता चल गया कि इस फ्रिक्शन का काम क्या होता है। ठीक है, लेकिन मसला रहता है, तो ये फ्रिक्शन होता क्या है एक्चुअली? ठीक है, लेकिन उस चीज को भी पढ़ने से पहले हम और एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं, दैट इज हमने पढ़ना है रिलेटिव मोशन क्या चीज होता है। व्हाट इज रिलेटिव मोशन? व्हाट इज रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन क्या चीज होता है? एक बॉडी का मोशन विद रेस्पेक्ट टू अदर, उस चीज को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, ऑलरेडी आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा रिलेटिव मोशन क्या चीज होता है। एक बॉडी का मोशन विद रेस्पेक्ट टू अदर,
दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में, जैसे मैं बैठा हुआ हूं जमीन पे और ट्रेन चल रही है, ट्रेन में बंदा बैठा हुआ है और मुझे लग रहा है कि वो बंदा मोशन कर रहा है, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू द मैन ऑन द अर्थ, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ द मैन इन द ट्रेन इज इन मोशन, ठीक है, दैट इज रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन। लेकिन अब मैं ही बंदा, मैं अब उस ट्रेन में बैठा, तो उस ट्रेन में बैठ रहा हूं मैं, अब मैं उसी बंदे को जिसको मैं पहले देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, उसको मैं जब देख रहा हूं तो वो बंदा मुझको रेस्ट में दिख रहा है, दैट मीन्स तब मैं ट्रेन के फ्रेम से बात कर रहा हूं, तो वो चीज रिलेटिव मोशन में आएगी। थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसमें एग्जाम्पल में देखता हूं। सपोज एक बंदा है, इसका वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे है, सपोज दिस इज बी, हाँ बॉय बी, और ये एक छोटी गाड़ी है, ठीक है, ए गाड़ी, और ये इस वेलोसिटी लेट 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से आगे भाग रही है। तो मुझे बताओ इस कार की वेलोसिटी इसको कितना लगेगा कि ये किस वेलोसिटी से भाग रहा है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, इस बंदे को कितना स्पीड लगेगा कि ये किस स्पीड से भाग रहा है। ऑब्वियसली इसको लगेगा कि ये 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, दैट इज ये 5 मीटर 1 सेकंड में चल रहा है, तो ऑब्वियसली उसको लग रहा है ना, उसी के हिसाब से ये इसने बोला यहां से यहां तक 5 मीटर है, और यहां से टाइम इसने कैलकुलेट कर लिया, उसने बोला यहां से यहां तक 5 मीटर है, और ये 5 मीटर इस गाड़ी ने मेरे फुट से यहां तक 1 सेकंड में कवर कर लिए, तो इसने इसका वेलोसिटी पता कर लिया कि इसका 5 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स ये 5 मीटर 1 सेकंड में चल रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द वेलोसिटी। ओके, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज dx/dt। जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तभी तो उस चीज को आप वेलोसिटी कहोगे, जब डिस्प्लेसमेंट ही चेंज नहीं होगा, जीरो आएगा ये डिफरेंशियल, तब वेलोसिटी जीरो होगा। अब इसी चीज को आगे बढ़ाओ। सपोज ये बॉय अब भाग रहा है v = 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये गाड़ी भी भाग रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, v = 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो मुझे बताओ इस गाड़ी की स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, क्या मुझे बता सकता है कोई? ठीक है, जरा पता कर लो। अरे भाई बोलो ना, इतना इजी तो है। रिलेटिविटी, दिस इज रिलेटिव मोशन पढ़ चुके हैं आप, आपको पता होना चाहिए ये चीज। तो ऑब्वियसली ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, तो जितना इसका डिस्टेंस था वो जितना था उतना ही रह रहा है। तो मैं बोलूंगा कि इसका डिस्टेंस चेंज नहीं होता, या डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इसका है वो चेंज नहीं होता, दैट इज dx/dt = 0 इन दिस केस। तो इसका मतलब उसका वेलोसिटी भी 0 होगा। तो जब ये बी वाला बॉय इस ए वाली गाड़ी को देख रहा होगा, कब? जब ये वाली गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही होगी और ये वाला बंदा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा होगा, तो तब इसको इस गाड़ी की वेलोसिटी 0 लगेगी, ठीक है ना। ये तो इस वाली ये दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को भी आप ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। तो बताओ ये 0 कैसे आया, हाउ दिस बिकम 0, हाउ दिस वेलोसिटी बिकम 0। तो मुझे सीधा लग रहा है इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी को माइनस किया है, 5 - 5 = 0। तो मुझे सीधा तो लग रहा है ना 5 - 5 = 0। इसी चीज को बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए बी = 5 - 5, बट दिस 5 इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इस तरीके से आपने एक खूबसूरत सा फॉर्मूला रट लिया है रिलेटिव मोशन का, ठीक है। इस तरीके से आपने रिलेटिव मोशन का भी फॉर्मूला रट लिया। एक्सेलरेशन पता करो, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी नॉर्मली दिस इज ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ऐसे करके, ठीक है ना। ये तो इस तरीके से आप इन चीज़ों का मतलब इन चीज़ों को रटने के बजाय ऐसे आप इनको रट सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से ऐसे देखो फॉर्मूला कैसे रटना है। हो क्या, मैं रब कर लेता हूँ, कॉपी कर लें आप। रिलेटिव मोशन तो आपने अब थोड़ा सा ध्यान में रखा क्या चीज़ होता है। अब बात करते हैं फ्रिक्शन पे। ओके, यहां से देखो एक बॉक्स है, ये यहां से भाग रहा है, यहां इसका फोर्स है, इसका मोशन का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन यहां से है। लेकिन जब आप किसी बॉक्स को धक्का दे रहे होते हो तो आपको क्या लगता है, कोई चीज उसको पीछे खींच रही होती है, वो आराम से नहीं चल पा रहा होता, दैट इज उसको यहां से कोई फ्रिक्शनल फोर्स पीछे खींच रहा होता है जो उसको रोकने की कोशिश करता है। दैट मीन्स जब ये बॉडी
जब ये बॉडी मूव करने लगेगी विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो इस वाली मोशन को आप रिलेटिव मोशन करोगे कहोगे। तो ये जो ये ग्राउंड है ये एक ऐसा फोर्स लगा रहा है, एक ऐसा अपोजिट फोर्स, अपोजिंग फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स कह सकते हो आप, जो इस पे ये अप्लाई कर रहा है, जो इसके रिलेटिव मोशन को रुका रहा है, रेजिस्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है। इस वाले फोर्स को आप फ्रिक्शन फोर्स कहते हो। तो मैं ऐसे बोलूंगा, ठीक है, फ्रिक्शन is that force which resists या opposes भी लिख सकते हो आप, resists the relative motion of two bodies, relative motion of two bodies। relative motion of the two bodies, ठीक है ना। ये कहां से होता है, जो फ्रिक्शन होता है ना, इसका कॉज क्या रहता है, ठीक है। नॉर्मली जो इरेगुलरिटीज होती है ना सरफेस में, वो इसका कॉज रहता है मेनली, ठीक है। तो और एक बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। जैसे जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये सरफेस के, जो सरफेस है ना ग्राउंड की सरफेस, सपोज दिस इज ग्राउंड, ग्राउंड के सरफेस के टेंजेंशियली निकलता है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फ्रिक्शन acts tangentially, थोड़ा और प्रिसाइज लिखो, दैट इज पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस। जो कॉन्टैक्ट वाली सरफेस होगी, ये वाली सरफेस, उसी के जस्ट पैरेलल, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसी डायरेक्शन के अपोजिट ये फ्रिक्शन फोर्स लगता होगा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये फ्रिक्शन, जो ये फ्रिक्शन है, ये तभी लगता है जब बॉडी मोशन कर रही होती है। अगर ये बॉक्स रुका हुआ है, मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं यहां से, लेकिन ये रुका हुआ है, ये हिलने का नाम नहीं ले रहा है, क्या तब इस पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा? लग तो रहा होगा ना, तब तो फ्रिक्शन ज्यादा है, तभी तो ये हिल नहीं रहा है। समझ रहे हो ना? तो आप ऐसे कह सकते हो, जो ये फ्रिक्शन है ये एक ऐसा फोर्स है जो रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज को रेजिस्ट करता है और रेजिस्टेंस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, या अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। आप वर्ड्स पे पूरा ध्यान दें, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, देखो ये बॉक्स रुका हुआ है, फोर्स लग रहा है इस पे, यहां से, ये इसको फोर्स बोल रहा है, भाई साहब जरा चल लो, आप नहीं चल रहा है, ठीक है, नहीं चल रहा है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इसको जाने नहीं देगा, जाने नहीं देंगे तुम्हें, ठीक है, जाने नहीं देंगे तुम्हें। तो ये फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो फोर्स यहां से लगेगा, लेकिन बॉडी हिल नहीं रही है, मूव नहीं कर रही है, लेकिन इसमें एक ऐसा खुसूसियत है, एक हुनर है, ये रिलेटिव मोशन करना चाह रहा है, तभी तो इस फ्रिक्शन को आना पड़ रहा है जो इस रिलेटिव मोशन को होने नहीं देता। ठीक है ना, ये तभी तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वर्ड यूज कर लिया। ठीक है, ओके, तो थोड़ा और पढ़ते हैं इसमें, एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैं बोलूंगा सपोज एग्जाम्पल में ये कोई फोर्स है, ये कोई फोर्स है, ठीक है, यहां से F है, ये थीटा है, ये बताओ ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? ये हो गया F cos थीटा, ऑब्वियसली पता है आपने, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बात बोल चुका हूं मैं, ये हो गया F sin थीटा, ठीक है, ये हो गया F cos थीटा, ये हो गया F sin। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो ये फ्रिक्शन होता है, यहां से आप देखो यहां से एक कंपोनेंट, ठीक है, यहां से बॉडी सपोज नीचे वेट लगता है, यहां से नॉर्मल रिएक्शन लगता है। ऑब्वियसली जो नॉर्मल रिएक्शन और इस फोर्स का रिजल्टेंट होगा वो तो यहां से होगा ना, ठीक है। अगर ये सपोज एंगल थीटा होगा या ये वाला थीटा होगा, तो ये जो ये F है, तो ये इस फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है, मुझे तो लग रहा है इसका कंपोनेंट है। तो मैं जैसे ये F cos थीटा इज कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, सिमिलरली दिस फ्रिक्शन इज कंपोनेंट ऑफ दिस रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, और इस नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसी को आप कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हो। जो मुझे प्रिसाइजली पहले बोलना चाहिए था कि जो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है ये एक्चुअली ऐसे होता है,
कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे होता है और यहां से एक इसका फ्रिक्शन होता है और दूसरा इसका नॉर्मल रिएक्शन आर होता है, ये वाला कॉन्टैक्ट फोर्स होता है CF। थोड़ा सा समझ आ रहा है ना ये, ठीक है। In the same fashion, I can say that friction is actually the component of contact force. Component of contact force, ठीक है। जो फ्रिक्शन है वो कंपोनेंट है कॉन्टैक्ट फोर्स का, ऐसे देखो नॉर्मली, ठीक है। आप एक कॉपी कर लो। तो उसके बाद तो और एक पॉइंट भी लिख सकते हो, फ्रिक्शन इज बिकॉज ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज। सरफेस इरेगुलरिटीज नॉर्मली जब क्या होता है, एक बॉक्स ऐसे ग्राउंड पे होता है, ठीक है, तो हमको लगता है कि ये इसमें क्या इरेगुलरिटीज है, ये तो ब्लॉक भी पूरा है, बॉक्स भी स्मूथ है और ये ग्राउंड भी स्मूथ है, तो ये इस पर कौन सा फ्रिक्शन आ रहा है, कौन सी इरेगुलरिटीज है। लेकिन ये इसका एक्चुअल में अपरेंट दिस लुक होता है, जो एक्चुअल कांटेक्ट होता है ना, अपरेंट कांटेक्ट एरिया होता है इसका, ठीक है। ये हमको लगता है कि ये सारा एरिया इस जमीन के साथ चिपका हुआ है, लेकिन एक्चुअली जब इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है तो ये इस तरीके से दिखा जाता है। ऐसे, ठीक है। ये हो गया, ये जो ये है एक्चुअल कांटेक्ट एरिया, जो हमको वो ये दिखता था ऊपर ऊपर से, हो गया अपरेंट ख्याली में, ठीक है, झूठा, ठीक है, दिखता है होता नहीं है, ठीक है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। रब कर लेता हूं मैं, आपने कॉपी कर लिया होगा, नोट साथ साथ में बनाते रहो, ठीक है। ओके, अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, यहां से लिखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कुछ टाइप्स है, आपने ऑलरेडी 8th क्लास 9th क्लास में, ऐसी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऐसी टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें। जैसे इसमें मेनली तीन टाइप्स की फ्रिक्शन है, दैट इज कौन कौन सा, एक हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, दूसरा हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, तीसरा हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, थोड़ा सा नाम से ही पता चल जाए, स्टैटिक मतलब जो रेस्ट पे होगा, तो दैट मीन्स अगर बॉडी रेस्ट पे है तब भी फ्रिक्शन लगता है। काइनेटिक मतलब जब बॉडी मोशन में होगा तब भी फ्रिक्शन लगता है। ये लिमिटिंग समझ में नहीं आ रही ये क्या चीज है, तो देखते हैं क्या बात होता है इसके साथ। देखो फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, ठीक है, फोर्स लग रहा है तो यहां से फ्रिक्शन लगेगा Fs, इसको Fs से डिनोट करते हैं, इसको हम Fs मैक्सिमम से डिनोट करते हैं, या Fl लिख लो आप, ठीक है, ओके। और इसको F ऑफ K से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f और K इंडिसेस, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में यहां पे K लगा लेना। यहां देखो ये बॉडी मोशन में है, बॉडी रेस्ट पे है, लेकिन रिलेटिव मोशन करना चाह रही है, लेकिन ये उसको जाने नहीं देता, ये फ्रिक्शन इसको करने नहीं देता। दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन है जो किसको अपोज करता है,
ठीक है, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, स्टार्ट ऑफ द रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन कौन सा कर रहा है? ये बॉडी रुका हुआ है, रेस्ट पे है ये, ठीक है, ये लिखूंगा मैं रेस्ट पे, ठीक है, तो रेस्ट पे है लेकिन रिलेटिव मोशन करना चाहेगा, तो ये जो फोर्स है, जो ये फ्रिक्शन है, ये एक ऐसा फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को स्टार्ट भी नहीं होने देता है, स्टार्ट होने से पहले ही मार देता है उसको, ठीक है। मैं लिखूंगा इट इज दैट फोर्स विच अपोजेस स्टार्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को स्टार्ट ही, मतलब जो रिलेटिव मोशन का स्टार्ट होता है ना, कि वैसे मैं रिलेटिव मोशन करना चाहूंगा लेकिन ये उसको वो भी नहीं करना देता है, ठीक है। कितना जिद्दी बंदा है ये, अपोज स्टार्ट ऑफ द रिलेटिव मोशन। तुम ऐसा समझो कि ये बॉडी भागना चाहती है लेकिन इसको कोई जमीन ऐसे पकड़े रखता है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे फील ले आओ, बाकी कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, ओके। हाँ, अब मतलब देखो ये जो फोर्स है ना, इसको मैं चालाक फोर्स भी बोलता हूं, चालाक फोर्स। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये एक चालाक फोर्स मैं इसको बोल लेता हूं। अब चालाक फोर्स कैसे? आप देखो मैंने फोर्स कम लगा लिया, फॉर एग्जांपल मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगा लिया, इसने उतना ही फोर्स लगा लिया जो इसको स्टार्ट नहीं होने देगा, इसको चलने नहीं देगा, ठीक है। मैंने फोर्स को बढ़ा दिया, ठीक हो, देखो अगर फोर्स F increases, अगर फोर्स F increases then Fs also increases, ये ठीक है। अगर मैंने इसको 10 से 20 कर दिया तो ये खुद से ही बढ़ गया, तो देखो कितना चालाक है, उतना ही यूज करता है जितना उसको जरूरत होता है। अगर यहां पे कम नीड थी रोकाने की, कम फोर्स चाहिए था इसको रुकाने के लिए, तो इसने कम यूज कर दिया। अब ज्यादा फोर्स लग रहा है तो अब ज्यादा फोर्स इसको लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए तो मैं इसको चालाक फोर्स कहता हूं, ठीक है। अब अगर मैं फोर्स बढ़ाता गया लेकिन अब जो फोर्स से ये इसको पीछे खींच रहा था, मतलब चलने नहीं दे रहा था, अब मैंने उतना फोर्स लगा लिया कि वो मैंने उसको हरा दिया, ठीक है, मैं वो एक्सीड कर गया, तो ये तो बॉडी चलने लगेगा, ठीक है। या तो कोई बॉक्स आप उसको धक्का दे रहे हो, ठीक है, ये हिल नहीं रहा है, तो लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा तो ये बॉक्स थोड़ा वाइब्रेट करने लगेगा, दैट मीन्स ऐसे मोशन स्टार्ट होने लगेगा उसका, ठीक है। ये तो देखो अगर यहां से फोर्स, तो जो पीछे होगा वो होगा Fs मैक्सिमम, समझ लो ना, ये क्या चीज है, ऐसे रखो आप, ठीक है, बॉक्स थोड़ा मोशन करने लगा है, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा किसी बॉक्स को धक्का दे रहे होते हो, ठीक है, खिल नहीं रहा है, आपने और ज्यादा फोर्स लगा लिया तो आपको लग रहा है कि अब ये मूव करेगा, ठीक है, नहीं, दैट मीन्स जो उस टाइम पे वो अपोजिंग फोर्स होगा वही आपका दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा, Fs मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो अगर फोर्स F को इतना इंक्रीज किया जाए, ये इंक्रीज किया जाए, अगर इस फोर्स को उतना इंक्रीज किया जाए कि बॉडी जस्ट ट्राई टू स्टार्ट मूविंग, ठीक है, पता नहीं क्या ही वर्डिंग लिख ली मैंने, तो समझने के लिए आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मूव करेगा कि स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तब क्या होगा, जो आप देखो ये जो फ्रिक्शन है ना, ये तब बड़ा जोर लगा लेगा ये कि इस बाइसेप को मैं रुकाना चाहूंगा लेकिन रुका नहीं पा रहा है, तो मैं ये जो बोलूंगा तो मैं बोलूंगा लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ रहे हो ना? अगर समझ नहीं रहे हो तो देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है, ठीक है, इसको मैं धक्का दे रहा हूं लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन इसको पीछे खींच रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं और ज्यादा धक्का दे रहा हूं, लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन अब अपनी पूरी जान लगा लेता है इसको, इस बॉक्स को रिलेटिव मोशन ना करने देने के लिए, ठीक है। लेकिन तब जो ये सबसे मैक्सिमम जान लगा लेगा
मैक्सिमम ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को ही बोलते हो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन। तब उस टाइम पे ये थोड़ा वाइब्रेट करने लगेगा, ये रिलेटिव मोशन की कगार पे होगा तब, तो दैट मीन्स ये जस्ट रिलेटिव मोशन करेगा, तब रिलेटिव मोशन कर नहीं रहा होगा, दैट इज बस थोड़ा सा प्रॉपर इनिशिएशन देना है कि बस रवाना हो जाएगा ये उसी टाइम पे, ठीक है। ये तो थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या चीज़ होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये चीज़ है ना, इसका कोई फॉर्मूला होता है? नो फॉर्मूला, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। कहाँ से कहीं से भी आप देख लो, आप इसका फॉर्मूला नहीं देखो तो आप कहाँ से इसको लाओगे? दैट मीन इसको मेजर करने कहाँ से मेजर करोगे? तो ऑब्वियसली जितना फोर्स उतना ये, जितना आप यहाँ फोर्स लगा रहे हो उतना ये, दैट मीन बॉडी रेस्ट पे होगी। स्टैटिक का मतलब रेस्ट पे, ठीक है ना? क्लियरली समझ रहे हो ना? ओके, अब क्या है, अब आपने फोर्स को और बढ़ा लिया, अब आपने फोर्स को और बढ़ा लिया नाउ, ठीक है। जो ऐसे ये बॉक्स है, ग्राउंड पे है, तो यहां से मैंने फोर्स को इतना बढ़ा लिया कि ये मोशन करने लगा, तो पीछे से जो फ्रिक्शन होगा तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। दैट इज, जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये ऐसा फ्रिक्शन है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो मैंने अब ऐसा फोर्स लगा लिया, कि ये बॉडी मोशन कर रही है, लेकिन तब भी ये थोड़ा टाइम के बाद रुक जाएगी, बिकॉज फ्रिक्शन तो है, लेकिन जो फ्रिक्शन उस टाइम पे है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो मैं बताऊंगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन is that friction which opposes the actual relative motion। जो सच का रिलेटिव मोशन होता है वही। क्लियर? ठीक है ना? मजा है ना इस चीज में? इजी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब देखो, अगर इफ फोर्स इज इक्वल टू एफ के, ठीक है, जितना आप ये फोर्स लगा रहे हो उतना ही एफ के होगा, ठीक है। तो बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली ये चलता जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, आहिस्ता आहिस्ता आराम से। जो वेलोसिटी पहले पकड़ेगा उसी वेलोसिटी से ये आगे भी जाएगा। अब दूसरा केस, इफ एफ ग्रेटर देन एफ के, अगर तुमने इस काइनेटिक फ्रिक्शन से दिस फोर्स को एक्सीड कर लिया, तो ये जो है ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो बॉडी एक्सेलरेट्स। वो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। लेकिन ये जो फोर्स होगा यहाँ पे, ये कितना है? आगे वाला ज्यादा फोर्स है, लेकिन पीछे भी तो एक फोर्स है जिसको स्पीड कम कर रहा होगा, वो कितना है? एफ माइनस एफ ऑफ के डिवाइडेड बाय एम। ये इस एक्सेलरेशन से आगे तब चला जाएगा, ठीक है ना? ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं रब कर लेता हूं ये चीज। अब ग्राफ एक देखते हैं, ठीक है। ग्राफ कैसा है आप देखो, ठीक है। ये अप्लाइड फोर्स, ठीक है। यहां से फ्रिक्शन, बॉडी पहले मैं फोर्स 0 लगा रहा हूं, बॉडी रेस्ट पे है, तो यहां से ही होगा, ठीक है। मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं, लेकिन बॉडी तब भी नहीं हिल रही है। इस बॉडी का देखते हैं, मैं फोर्स लगा रहा हूं, यहां से इसका स्टैटिक फ्रिक्शन Fs लग रहा है, ठीक है। अभी रेस्ट पे ही है, ये रेस्ट पे है। मैं दैट मीन्स मैं फोर्स F1 लगा रहा हूं, ठीक है। तो फोर्स F1 लगाया मैंने यहां तक का, F1 F2 फिर F3 ऐसे करके, ठीक है। ओके, तब फ्रिक्शन इतना होगा, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन ये लगेगा। चालाक तो है ना ये,
है ना। तो मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं, ये भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं, ये भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। जितना मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं उतना ही ये फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। इसको हम बोलते हैं यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन एफ ऑफ एस। दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन एफ ऑफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। फोर्स अप्लाइड, जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन टू सम पॉइंट, इसीलिए ये पूरा मतलब सही नहीं है थोड़े से पॉइंट के लिए। लेकिन अब एक ऐसा फोर्स लगा रहे हो कि जो ये बॉडी है ये अब थोड़ा वाइब्रेट करने लगती है, जिसको आप उस टाइम पे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हो। तो तब क्या किया जाता है, ये ऐसे करके बॉडी, ठीक है, ये मैक्सिमम तक चला जाता है। एक फोर्स ऐसा आता है, सपोज वो F2 आया, F2 फोर्स एक ऐसा फोर्स आया जब फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, फिर फ्रिक्शन कम होने लगता है थोड़ी देर के बाद। फिर आपने फोर्स ज्यादा लगाया, फिर बॉडी मूव करने लगी, लेकिन तब भी फ्रिक्शन चलता रहता था। जो वो फ्रिक्शन था दैट इज कांस्टेंट फ्रिक्शन, जिसको आप बोलते हो काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ रहे हो ना यहां तक। ये वाला जो यहां पे फ्रिक्शन होगा ये Fs मैक्सिमम होगा ना, बिकॉज सबसे ज्यादा वाला, ठीक है। ये देखो फिर यहां से यहां से जो F काइनेटिक होगा, जो काइनेटिक होता है वो कांस्टेंट फ्रिक्शन होता है, ठीक है। फिर जितना वो होगा उतना ही रहेगा ये, ठीक है। यहां से ये सबसे ज्यादा होता है, दैट मीन्स एक्चुअल में ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन देखो कंक्लूजन फ्रॉम ग्राफ्स, कंक्लूजन फ्रॉम ग्राफ। तो ग्राफ से मैं यही कंक्लूड कर पा रहा हूं कि ये फोर्स जो है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये चालाक फोर्स है, दैट इज अपने आप को खुद एडजस्ट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द नीड ये अप्लाई हो रहा है। दैट इज मैं बोलूंगा पहला स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी लिख सकते हो आप। दूसरा मैं बोल सकता हूं, दूसरा पॉइंट जो Fs है वो Fs मैक्सिमम से छोटा है। और एक पॉइंट में लिख सकता हूं जो Fs का रेंज है वो कहां से 0 से लेके Fs मैक्सिमम तक वो हो सकता है ना। Fs यहां से यहां तक हो सकता है, 0 से लेके Fs मैक्सिमम तक वो हो सकता है, या Fs मैक्सिमम भी होगा वो, या Fs मैक्सिमम से कम हो सकता है, ठीक है ना ये। ओके, या इससे छोटा कर दो, कोई मसला नहीं, ठीक है ना ये। और एक पॉइंट, फोर्स वाला पॉइंट, ये देखो f ऑफ k जो है वो इससे भी छोटा है, Fs मैक्सिमम से छोटा है, दैट इज f ऑफ k इज लेस देन Fs मैक्सिमम। मैं ये भी कह सकता हूं किसी हद तक f ऑफ k इज ग्रेटर देन f ऑफ s, और f ऑफ s इज लेस देन f ऑफ k। किसी हद तक मैं ये भी कह सकता हूं, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है, ठीक है। ये देखो Fs मैक्सिमम से कम है, Fk Fs मैक्सिमम से कम है, ठीक है ना। ये नॉर्मली आपको पता चल रहा है। कुछ और एक पॉइंट्स, जो फ्रिक्शन है, अब ये किस पे डिपेंड करता है, अब ये फ्रिक्शन जो है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन नॉर्मली सरफेस पे डिपेंड करता है, जो दो कॉन्टैक्ट वाली सरफेस होती है उस चीज़ पे डिपेंड करता है, या मटेरियल जो सरफेस का मटेरियल होता है उस चीज़ पे भी ये फ्रिक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। या तो आप ऐसे बताओ, जो बॉडी है सपोज यहाँ ब्लॉक है, ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर से दबा रहा हूँ ज़्यादा, तो जो फोर्स इस पे एग्जर्ट हो रहा है ना, जो फोर्स ऑफ प्रेसिंग, उस पे भी फ्रिक्शन डिपेंड करेगा, ठीक है। तब तो और ज़्यादा इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा कि ताकि ये मूव हो जाए, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
लॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, और उसी के साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये चीज पढ़ना है। ठीक है, तो इससे पहले लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़े। पहले हम देखते हैं किसके लिए, हम देखेंगे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए। तो मैं बोलूंगा फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ओके। जो फ्रिक्शन है किस पे डिपेंड करता है? कॉन्टैक्ट सरफेसेस पे। पहला पॉइंट लिख लो, पहला लॉ है ये, पहला friction, this is limiting friction. I mean actually limiting friction. It depends on contact surface. ठीक है, अगर सरफेस ज़्यादा रफ होगा, ज़्यादा इरेगुलर होगा, तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, बॉडी चल नहीं रहेगी। गाड़ी को चलाना रोड पे इजी रहता है कि सैंड ड्यून्स पे, रेत पे? ऑब्वियसली रोड पे, ठीक है, बिकॉज वहाँ फ्रिक्शन कम रहता है एंड यहाँ रेत में जो रेगुलरिटी ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी डिपेंड करेगा ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, हाँ, इट एक्ट्स टेंजेंशियली। या आप किसी में भी लिख सकते हो, मुझे पॉइंट लिखाना है सच दैट आप एग्जाम में पेपर पे लिख पाओगे। ठीक है, इट एक्ट्स टेंजेंशियली, ऑब्वियसली बॉडी फोर्स वहां से लगेगा, तो टेंजेंशियली, सरफेस के टेंजेंशियली ये एक्ट होता है। ओके, हाँ, तीसरा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज एफ एस मैक्सिमम डू नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया, डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया। ऑब्वियसली ये बात भी है। ठीक है, जो दो बॉडीज का कॉन्टैक्ट एरिया है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है, कितना एरिया कॉन्टैक्ट में है, लिमिटिंग फ्रिक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता। ये कुछ लॉज पॉइंट्स है, आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है जो एफ एस मैक्सिमम है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये आपको समझ में आना चाहिए, मैं आपको इसमें थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ। देखो, ये बॉक्स है, यहाँ से वेट mg, W इज इक्वल टू mg, यहाँ से ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, यहाँ से फ्रिक्शन एफ एस मैक्सिमम, लेट एफ एस मैक्सिमम, ओके, यहाँ से फोर्स लगेगा F। ठीक है, ये फोर्स मैं लगा रहा हूँ, लेकिन ये बॉडी हिल नहीं रही है, लेकिन उतना हिल रही है कि ये अब कगार पे है कि ये रिलेटिव मोशन करेगा, तब स्टैटिक दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, नीचे वेट mg खींच रहा होता है, ऊपर रिएक्शन। अब देखो, जितना इसका वजन होगा उतना ही ज्यादा वेट mg नीचे खींचेगा, तब उतना ही ज्यादा ये इस सरफेस के साथ बंधा हुआ आपको लगेगा, उतना ही ज्यादा ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा। दैट मीन्स जब इसको आप धक्का दोगे तब ये मानेगा, चलना नहीं मानेगा। ठीक है ना, ये मोशन नहीं कर रहा होगा, बिकॉज ये वेट ज्यादा है इसका, समझ रहे हो ना, आप फोर्स उतना नहीं लगा रहे हो। दैट मीन्स दिस फ्रिक्शन इज मोर। अगर वेट ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा, समझ रहे हो ना। बट अगर ये बॉडी क्या ऊपर नीचे उठ रही है? नहीं, एक जगह पे है। अगर ये एक जगह पे है तो वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। अगर वेट नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है तो मैं बोल सकता हूं ना कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। इसीलिए मैंने ये वर्ड यहां पे यूज कर दिया, बिकॉज एक्चुअली जितना वेट होगा उतना ही ये बॉक्स आपको इस जमीन के साथ बंधा हुआ दिखेगा, उतना ही ये चलना नहीं मानेगा, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा। इसीलिए मैं बोल सकता हूं दिस फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, बट वेट इसके प्रोपोर्शनल होता है, तो मैं कह सकता हूं दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन मसला है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट mg क्यों नहीं लिख रहा हूँ? ये कौन से नखरे हो गए कि मैं यहाँ पे mg की जगह नॉर्मल रिएक्शन लिखना पड़ रहा है? दैट इज fs मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r। ये कौन से नखरे? ठीक है, मैं mg क्यों नहीं लिख रहा हूँ? जरा mg क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं? वेट mg क्यों नहीं लिख रहा हूँ? और मुझे लिखना पड़ रहा है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन r। ये कौन से नखरे हैं इसके?
ठीक है, यहाँ का केस ये वाला होता है, जब आप यहाँ कोई बॉडी आप ऐसे दीवार पे लटका रहे होते हो तब फ्रिक्शन तो आप फोर्स यहाँ से लगा रहे होते हो, लेकिन वेट mg नीचे खींच रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से होगा, लेकिन स्लाइड ये यहाँ से करेगा और मोशन के अगेंस्ट होता है आपका फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन यहाँ से होगा F। तो इसीलिए हम इस जो फ्रिक्शन है, ठीक है ना, ये इसके प्रोपोर्शनल नहीं लेते हैं, बल्कि हम इसको नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल लेना पड़ता है। समझ रहे हो ना? यहाँ तक थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा, इंप्लाइज Fs मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं म्यू एस बोलूंगा और ये यहाँ पे R। समझ रहे हो ना यहाँ तक? तो मैं इस म्यू एस को, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहूंगा, Fs मैक्सिमम डिवाइडेड बाय R। ये एक फॉर्मूला आ गया, ये भी एक फॉर्मूला आ गया, आप इसको कर सकते हो। ये हो गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। है ना इजी? है ना इजी? ऑब्वियसली ये इजी है, तो इसीलिए मैं बोल रहा था लॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस तरीके से आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लिया। ठीक है, ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन वाला। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, काइनेटिक फ्रिक्शन। फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन आप एक कॉपी कर ले, ठीक है। हाँ, ये भी, इट डिपेंड्स ऑन कॉन्टैक्ट सरफेस। अरे नहीं होता कॉन्टैक्ट, कर सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, दूसरा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका ये लॉ भी है, यहाँ पे थोड़ा कहीं जगह पे लिख लें, चलो यहाँ पे रब कर लेता हूँ, ये उतना मसला नहीं है। ठीक है, मैं दूसरा यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस। इट अपोजेस relative motion, it opposes relative motion। बाकी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और ये भी लिख सकते हो, and do not depend on velocity। ठीक है, वो वेलोसिटी जो बॉक्स है जो भाग रहा होगा और जिसको पीछे खींच रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है नहीं? हाँ, वो तब भी उतना ही रह रहा है जितना वो था। इस जैसे आपने ग्राफ में देखा, ऐसे करके वो ऐसे कांस्टेंट रह रहा है। देखो वेलोसिटी कितनी भी हो, ये ऐसे ही अपना दम नहीं छोड़ेगा। जितना मैं हूं, जो मैं हूं वही। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन ये बोल रहा है। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं इसी रिलेटेड। ठीक है, और एक पॉइंट, हाँ ये तो आपने कर लिया, तो इसका यहाँ पे Fs मैक्सिमम की जगह F काइनेटिक आ जाएगा, वो भी F काइनेटिक मैक्सिमम की जगह F काइनेटिक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे F काइनेटिक आ जाएगा, यहाँ पे F काइनेटिक आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये तब मूव करेगा तब ये F काइनेटिक आ जाएगा, ये इसका कोई वेलोसिटी होगा, यहाँ से भागने लगेगा ये। ओके, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी म्यू, यहाँ पे म्यू के यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे एफ के होगा। ठीक है, यहाँ पे एफ के होगा और यहाँ पे भी म्यू के होगा। ये अलग अलग दो चीज़ें हैं। ये है काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए, फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड दिस इज फॉर जो उससे पहले था वो था लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए। अब ये वाला फॉर्मूला आया, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ रहे हो ना? ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज आपके पास अब जमा हो गई। ठीक है, आप कॉपी कर लें इसको। अगर आप इसको डिफाइन करना पड़ेगा तो कैसे कर लोगे? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज एक्चुअली द रेशियो ऑफ दिस काइनेटिक फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। उसको कैसे करोगे डिफाइन? म्यू एस को कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ Fs मैक्सिमम, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये आप कॉपी कर लें, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं। और एक छोटा सा नोट पॉइंट लिखा देते हैं, चलो यहीं पे कर लेते हैं। चलो नोट पॉइंट में लिखा देते हैं।
सिंस हमने पता है, सिंस जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ऑब्वियसली वो Fs मैक्सिमम से छोटा होता है, लेकिन हमने क्या पता किया, जो Fk होता है काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, म्यू के और आर, ठीक है, लेस देन ये किसके बराबर होता है, म्यू एस आर। अरे होता है ना, अभी तो देखा था हमने, एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर एंड एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस आर। आर से आर गया, दैट मीन्स म्यू के इज लेस देन म्यू एस। तो हमेशा आप याद रखोगे स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा रहेगा और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो कम रहेगा। जब क्वेश्चन में आप सपोज आप उसने बोला लेट फ्रिक्शन इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल 0.3 0.4 ऐसे करके, तो आप बताओ इसमें से काइनेटिक वाला कौन होगा और स्टैटिक वाला कौन होगा। ऑब्वियसली स्टैटिक ज्यादा हो तो ये हो गया म्यू एस और ये हो गया म्यू ऑफ के। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा और स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट था ये, आप इसको नोट में लिखें, इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स कर दीजिए। ठीक है, ओके। उसके बाद थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। रब कर लेता हूं मैं। ओके, अब देखो टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा से ये डिनोट होता है। ओके, अब देखो फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, ग्राउंड है, ठीक है, फोर्स लग रहा है, फोर्स उतना लग रहा है कि ये बॉडी मूव करने लग रही है, मूव नहीं कर रही है, करने लग रही है। दैट मीन्स तब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा यहां से, तब लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज एफ एस मैक्सिमम। ठीक है, नीचे कौन सा लगेगा, नीचे लगेगा वेट mg, अरे लगेगा ना mg। ऊपर कौन सा लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। क्या मैं इस चीज को ऐसे दिखाऊं, इस चीज को मैं ऐसे दिखाऊं, mg नीचे, फ्रिक्शन ऐसे, एफ एस मैक्सिमम और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आर। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन आर और दिस एफ एस मैक्सिमम का रिजल्टेंट क्या होगा, ऑब्वियसली मुझे वो ये लग रहा है। ठीक है, सपोज यहां पे मान लो लेता हूं मैं एफ एस मैक्सिमम, एक्चुअल में यहां टेंजेंशियली दिखाना है तो मैं यहां थोड़ा कन्वीनियंस के लिए यहां दिखा रहा हूं, ये इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, दिस वुड बी रिजल्टेंट, जो ये होगा जी, ये होगा रिजल्टेंट। ठीक है, किसका, रिजल्टेंट ऑफ आर एंड एफ एस मैक्सिमम। नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो तो ये होगा, जिसको आप कांटेक्ट फोर्स बोलते हो। ठीक है ना, ये तो ये जो थीटा होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो इस नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट ऑफ दिस आर एंड एफ एस मैक्सिमम के बीच का एंगल होता है, उसी को आप बोलते हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो लिख लो आप। ठीक है, जैसे इट इज द एंगल विच रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड एफ एस मैक्सिमम, दैट मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ एस मैक्सिमम मेक्स विद, ठीक है, मेक्स विद नॉर्मल। ठीक है, जो ये रिजल्टेंट इस नॉर्मल के साथ बना रहा है, उस वाले एंगल को आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हो। ठीक है ना, ये आप लिख लो। ठीक है, लेट, मैं इस चीज को थोड़ा प्रिसाइज लिखता हूं, ये यहां से था। ठीक है, आप क्लियरली देखो, लेट दिस पॉइंट इज ए ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये आप बंद कर लो। ठीक है, ये रिजल्टेंट है इसका, तो मैंने इसको पैरेललोग्राम लॉ बना दिया। ठीक है, अब देखो इसी चीज में आप देखो tan थीटा इज इक्वल टू, यहां से देखो लेट दिस इज ओ ए, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज एफ एस मैक्सिमम, दिस इज सी। ओ सी जो है वो है रिजल्टेंट, ओ सी है रिजल्टेंट। अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू, पंडित बाबा पंडित हरि हरि भगवान, दैट इज
परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है, थीटा ये, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो दैट इज सी बी डिवाइडेड बाय ओ बी। अगर आप देखोगे सी बी क्या चीज है, सी बी ये चीज है, ये तो ये है ओ ए, ये है ओ ए, क्या है एफ एस मैक्सिमम, तो सी बी भी तो एफ एस मैक्सिमम होगा, तो ये है एफ एस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय ओ बी, क्या है ये चीज, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये आर है, तो मैं कह सकता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर। लेकिन अभी तो हमने गलती से लिख लिया था एफ एस मैक्सिमम, गलती से नहीं सही से लिख लिया था, एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स आर, अभी तो लिख लिया था एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस आर, तो ये तो यही चीज है एफ एस मैक्सिमम बाय आर, इस आर को यहां लाओ तो म्यू एस बनेगा, दैट मीन्स दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। तो हम कह सकते हैं दिस इज द रिलेशन बिटवीन थीटा दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन and coefficient of static friction, ठीक है, आगे मूव करते ऑब्वियसली। आपको अब कॉपी कर लिए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा, ये 2-3 मार्क्स का आ सकता है। एंगल ऑफ, और एक एंगल है जिसको आप बोलते हो एंगल ऑफ रिपोज, किससे रिप्रेजेंट होता है, फाई एंगल से। ओके, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की ट्राई करता हूं व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। जैसे ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ग्राउंड है, ठीक है, तो मैंने इस बुक को यहाँ रख लिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, इस चार्जर के हेड को मैंने यहाँ पे रख लिया, इसको मैंने ऐसे प्लेन पे रख दिया, मैं ये बढ़ा रहा हूँ, ये बढ़ाने का मतलब मैं ये एंगल को ऐसे यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, ऐसे ऐसे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं ये एंगल को ऐसे बढ़ा रहा हूँ, तो एक वक्त ऐसा आएगा, एक एंगल ऐसा आएगा जो ये चार्जर है वो मूव करने लगेगा, मूव नहीं करेगा, रिलेटिव मोशन नहीं करेगा, स्लाइड नहीं करेगा, जिस कगार पे होगा कि वो अब स्लाइड करने वाला है, तो तब क्या लगेगा, तब लगेगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, तब लगेगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और जो एंगल होगा वो होगा फाई, उस वाले एंगल को हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ये देखो, ये बॉडी, सपोज एम बॉडी, ठीक है, जरा इसका देखो, यहां नीचे एम जी, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दो, मैं आपको एक एंगल दिखा लेता हूं, ठीक है। ये एंगल आपको अगर थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, देखो ये 90 डिग्री है, जरा बताओ ये कितना होगा, लेट आप मान लो इसको, लेट दिस इज 30 डिग्री, ये 90, ये हो गया 120, तो ये हो गया 60 डिग्री। जरा ये बताओ ये कितना हो गया, ये सारा 90, तो ये सारा 90, तो बताओ ये कितना होगा, ये ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा। दैट इज अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। जरा यहाँ पे बता दो, अगर ये फाई एंगल है, क्या ये फाई एंगल नहीं होगा, क्या ये फाई एंगल नहीं होगा। इससे पहले भी मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में। जरा अगर ये एम जी होगा, यहाँ से क्या आएगा, एम जी कॉस ऑफ फाई आएगा ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एम जी साइन ऑफ फाई, ठीक है। ऊपर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन तो होगा ना, ठीक है। तो नॉर्मल, क्या कि ये बॉक्स ऊपर उठेगा, नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन इस एम जी कॉस फाई के बराबर हो सकता है। अरे हो सकता है ना, इसमें कोई बात बड़ी बात नहीं है। जरा अब अगर ये यहाँ आना चाह रहा है, लेकिन फोर्स कौन लगा रहा है, एम जी साइन ऑफ फाई, लेकिन यहाँ से जो इसका फ्रिक्शन होगा वो होगा एफ एस मैक्सिमम, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। It is that angle at which the block just try to slide on an inclined plane। कोई डेफिनेशन लिख लो जो समझ में मुझे आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, तो मैं छपा रहा हूं, ठीक है। नहीं, आप भी कुछ भी कर सकते हो इस पे, ठीक है। अब थोड़ा इस पे आगे बात करते हैं। अब कॉपी कर ले,
जरा यहां देखो, ये ब्लॉक ऊपर उठ रहा है नहीं, क्या ये अब नीचे आ रहा है नहीं, नहीं आ रहा है, अभी बस ट्राई कर रहा है नीचे आने की। अगर नहीं आ रहा है तो ये वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स के बराबर होगा, तो मैं बोलूंगा फ्रॉम फिगर ये सारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, R इज इक्वल टू mg cos ऑफ फाई, और दूसरा ये इक्वेशन 1 हो गया, दूसरा आएगा mg sin ऑफ फाई इज इक्वल टू fs मैक्सिमम, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर और नॉर्मल रिएक्शन इस वाले mg cos फाई कंपोनेंट के बराबर, दोनों को डिवाइड कर दो, दिस इज 2, मैं बोलूंगा डिवाइड 2/1, दूसरी इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर दो, तो जरा देखो mg sin ऑफ फाई डिवाइडेड बाय mg cos ऑफ फाई इज इक्वल टू, मैंने उल्टा कर लिया, आप ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है। आप इसी को लिख लो, लेट देखो mg cos फाई इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला इसको मैंने यहां डिवाइड कर दिया और यहां fs मैक्सिमम डिवाइडेड बाय r, ये mg से ये mg गया, ठीक है, इंप्लाइज ये साइन फाई बाई कॉस फाई टेन फाई कहलाएगा, अरे कहलाएगा ना, ऑब्वियसली कहलाएगा, इजी बात है। तो fs मैक्सिमम डिवाइडेड बाय r, लेकिन वो fs मैक्सिमम डिवाइडेड बाय r अभी हमने देखा था fs मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू s इंटू r, ठीक है, फॉर्मूला आया था ना इस चीज का, तो वो मैंने यहाँ पे यूज कर दूंगा, fs मैक्सिमम डिवाइडेड बाय r, मुझे लग रहा है वो तो म्यू s है, लेकिन अभी भी तो हमको आया था ना कुछ म्यू टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, अभी टेन फाई आ रहा है म्यू एस, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा जगह बना लेता हूँ, आप कॉपी कर लेंगे। ओके, तो देखो, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, हाँ, सिंस टेन थीटा भी आया हमारा म्यू एस, ठीक है, तो एंड टेन फाई भी आया हमारा म्यू एस। अब जरा बताओ, अगर ये म्यू एस के बराबर, ये म्यू एस के बराबर, तो इंप्लाइज जो टेन थीटा है वो भी तो म्यू एस के, जो टेन थीटा है वो किसके बराबर आएगा, टेन फाई के बराबर, टेन से टेन गया, दैट इज थीटा इज इक्वल टू फाई, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। अगर आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता कर लिया तो आप एंगल ऑफ रिपोज को आराम से पता कर सकते हो, ऑब्वियसली आपने वो ऑलरेडी पता कर चुका होगा, अगर ये पता है तो ये भी पता है, ठीक है। अब इसका मैं थोड़ा आपको फील दूंगा, ठीक है, क्या सच्ची में ये थीटा और फाई इक्वल होते हैं, यहां पे मैं देखता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये वाली कंडीशन, ये यहां से mg, ये यहां से नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, यहां से ये वाला नहीं, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल यहां से mg, ये mg cos फाई, ये यहां से फाई, ठीक है, यहां से फ्रिक्शन fs मैक्सिमम, ठीक है, fs मैक्सिमम, इस चीज को आप भूल जाओ, इस चीज को भूल जाओ। अगर आप इस r का और fs मैक्सिमम का रिजल्टेंट देखोगे, वो तो मुझे लग रहा है वो तो यहां से होगा कहीं, अरे होगा ना, अरे होगा ना, ये क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा ना, रिजल्टेंट। लेकिन आपने क्या देखा, जो रिजल्टेंट और r के बीच का एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं आप, उसको आप बोलते हो थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जरा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, थीटा इज इक्वल टू फाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, थोड़ा मैथमेटिकली फील आया, थोड़ा यहाँ से भी मैथमेटिकली फील आया, और यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करा लेते हैं इस पर, ठीक है। आप इसको कॉपी कर ले, ठीक है, मैं रब कर लेता हूं। ठीक है, सपोज देखो क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा इंक्लाइनेड प्लेन है, ठीक है, इस पे ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक का जो, इस सरफेस का जो फ्रिक्शन है म्यू, वो 1/√3 है।
आपको पता करना है ये एंगल अल्फा कितना है, सॉरी दिस फाई। अगर फाई पता किया आप थीटा पता कर सकते हो, ठीक है। आपको ये पता करना है ये कितना है, ठीक है। व्हाट इज दिस फाई, दिस एक्चुअली एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज पता करना है, कैलकुलेट फाई, कैलकुलेट फाई, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज, ये पता करो। एक ऑब्वियसली फ्रिक्शन दिया है, ये पता करने कैसे होगा, ऑब्वियसली आपने पता है, वी नो। क्या पता किया आपने, tan थीटा और tan फाई इज इक्वल टू म्यू एस, तो वो तो ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन ही मिलेगा यहाँ आपको, ठीक है। आप यहाँ पे म्यू के भी पता कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, या ये भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, tan फाई इज इक्वल, ये कितना है 1/√3, 1/√3 tan में कहाँ आता है, यहाँ से tan है तो वैसे tan में ही ढूंढना पड़ेगा। tan फाई तो कितना आएगा ये 1/√3, तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है sin 30 कितना हो गया, sin 30 और cos 30, sin 30 इज इक्वल टू 1/2 और cos 30 आएगा 1/√3/2, तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, ये 2 से ये 2 चला गया, दैट मीन्स 1/√3 कहाँ पे आई, ये 30 डिग्री पे, ऑब्वियसली sin 30। यहाँ जो ये है tan फाई वो आया tan ऑफ 30 डिग्री पे 1/√3 आता है, ये tan गया तो फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है तो आप उससे फाई पता कर सकते हो। अगर आपने फाई पता कर लिया, आप थीटा भी बोल सकते हो ना, वो भी तो 30 डिग्री ही होगा। अगर अब क्वेश्चन ऐसा होगा ये फाई 30 डिग्री है तो बताओ ये कितना होगा, ऑब्वियसली आप बोलोगे tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू एस, tan 30 हो गया 1/√3 इज इक्वल टू म्यू एस। ये दिया होगा तो ये निकलेगा, ये दिया होगा तो ये निकलेगा, यही उधर उधर का जादुई खेल करते रहते हैं और आपको फंसा लेते हैं, जो आप फिर पेपर में कुछ नहीं कर पाते। ऐसी चीज़ों को आपने ध्यान देना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रह रहे हैं हमारे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्चुअली टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जैसे रोलिंग, स्लाइडिंग, बहुत सारा टॉपिक है इसमें, बहुत मज़ा भी आने वाला है और क्वेश्चंस भी बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा एनर्जी के साथ, तब तक आप कॉपी नोटबुक आप मेंटेन करते रहिए।